आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम परागन किसे कहते हैं, यहाँ कितने प्रकार का होता है। आज के बाद में परागन और उसके प्रकार में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए, सबसे पहले जो परागन होता है ना, उसके लिए पुष्प का द्विलिंगी ठीक है या एक लिंगी होना आवश्यक है। दोनों तरह के पुष्प में परागन हो सकता है। तो ये आपके पास में एक पुष्प का द्विलिंगी पुष्प है, उसके ऊपर अपन समझते हैं अच्छे से। ठीक है, परागन वास्तव में क्या होता है बेटा, जो पुंकेसर है ना, ये पुंकेसर क्या है, पुष्प का नर जननांग, यानी कि अपन बोल सकते हैं इसको पुरुष। पुंकेसर क्या है, पुरुष एक तरह का, किसके लिए, पुष्प के लिए। और यहां पर ये स्त्री केसर क्या है, इसके लिए स्त्री है। तो इसको बोलेंगे पुंकेसर को नर जननांग, और स्त्री केसर को अपन कहते बेटा मादा जनन अंग, यानी कि स्त्री का जनन अंग है और ये पुरुष का जनन अंग है। ये जो पुंकेसर, इस पुंकेसर में तीन चीजें पाई जाती है, परागकोश, तंतु और पुतंतु। परागकोश, तंतु और पुतंतु मुख्य रूप से दो तरह के दिख रहे हैं आपके सामने। तो परागकोश जो है वो किसके अंतर्गत है, पुंकेसर के अंतर्गत। इन सब मिलकर ही पुंकेसर बना है। तो ये जो परागकोश है, अब ध्यान से समझना बात को, पुंकेसर के परागकोश में, ठीक है। अब हम यदि सिंपल सी बात करें इसकी, तो परागकोश से फिल्म शुरू होगी। अब परागकोश के अंदर जो होते हैं ना, पराग कण पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, पराग कण। क्या पाए जाते हैं बच्चों, पराग कण। तो यहां पर मैं शब्द भी लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पराग कोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो पराग कोश के से ये जो पराग कण है, इस पराग कोश से ये जो पराग कण है, ये पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। कहां तक पहुंचेंगे, सिंपल सी यदि बात करें अपन, तो एक ही शब्द में बात करूं तो पराग जो कण है, कौन पहुंचेंगे, पराग कण। कहां तक पहुंचेंगे, पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र तक। तो पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही आपका परागन कहलाता है। ठीक है भैया, किसे कहेंगे, यहां पर लिख देते एक लाइन वाली परिभाषा पहले, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। कोई डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ। तो समझ में आया परागन क्या है वास्तव में, कि ये जो पराग कोश है, इस पराग कोश के अंदर कौन है, पराग कण है। और ये पराग कण उठकर कहां पहुंच जाएंगे, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं परागन। ठीक है, इसको और अच्छे से डेफिनेशन देंगे अपन, तो हो सकता है कि ये जो पराग कण है ये उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, या फिर किसी दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंचे। यानी कि जो पौधा है, एक पौधे में क्या एक ही फूल रहेगा क्या, एक पौधा है, ठीक है, उसमें क्या मान के चलो, ये पहला पुष्प है, ये दूसरा पुष्प है, ये तीसरा पुष्प है, और एक यहां पर दूसरा पौधा है। तो या तो फिर ये उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, कौन, परागकण, या फिर उसी पौधे का दूसरा पुष्प है कोई, उस पर पहुंचेगा, या फिर कहेंगे अपन कि किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। यानी कि सिंपल सी भाषा में यदि बात कहूं मैं, तो ये परागन जो है ना, हो सकता है ये खुद उसी पुष्पों में हो, या फिर उसी पौधे के कहीं के दूसरे पुष्पों में हो, या फिर कोई दूसरा पौधा हो साइड में, तो उसमें भी हो सकता है। समझ में आ गया बात नहीं है। तो कुल मिला के बात है कि अपन परिभाषा, इसकी सटीक परिभाषा क्या लिखेंगे,
कि कहां से है ये, पुंकेसर के पराग कोश। सिंपल सी परिभाषा यदि आप लिखना चाहो तो इतना सा लिख देना है कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागन कहते हैं। पर यदि अपन और अच्छे सटीक दोगे बेटा, है ना, जितनी सटीक सीखोगे अच्छे समझ में आएगा। कहां पर पाए गए हैं? पुंकेसर पे, पुंकेसर के पराग कोश से। पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का, पराग कणों का उसी पुष्प के या किसी अन्य पुष्प के, ठीक है, वर्तिकाग्र तक, ठीक है, पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प के या फिर अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक। अब ये अन्य पुष्प कौन सा है? ये अन्य पुष्प हो सकता है उसी पौधों का दूसरा पुष्प हो या कोई सा दूसरा पौधा है उसका फूल हो, ठीक है। वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही परागन कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प के या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब यदि मान के चलिए कि, अब बेटा यहाँ पर थोड़ा सा फुल मेरे पास नहीं प्रैक्टिकल तौर पर, तो मान के चलिए आप कि ये एक पौधा है ना बेटा, यही पौधा है। अब इसमें बहुत सारे फूल हैं। यदि ये फूल से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो वो कहलाएगा बेटा स्वपरागन। पौधा एक होना चाहिए, चाहे पुष्प दूसरे पुष्प तक पहुंचे, पर लेकिन पौधे की जो जड़ है वो एक ही होना चाहिए। तो उस हिसाब से जो परागन कहलाएगा वो कहलाएगा स्वपरागन। अब पर परागन किसे कहेंगे? कि ये कोई दूसरा पौधा है, अब यहां से, ठीक है, इसमें दो फूल है, यहां पर देखो ये एक फूल दो फूल, तो यदि इससे यहां तक आया तो भी बेटा ये स्वपरागन है, क्योंकि खुद ही पौधा तो एक है, जड़ एक ही है। लेकिन यदि ये इसके पास आएगा या भले ये इसके पास आएगा तो पौधा तो दूसरा हो गया नहीं, तो इससे कहेंगे अपन पर परागन। तो इस आधार पर परागन जो है ना वो दो प्रकार का होता है। परागन दो प्रकार का होता है। परागन दो प्रकार का होता है। ठीक है, परागन दो प्रकार का होगा, एक तो स्वपरागन और दूसरा आ जाएगा आपका पर परागन। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने आपको जो डाउट था मन में स्वपरागन और परपरागन का कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो बेटा इसको मैंने सुधारने का प्रयास किया। अगली परिभाषा में और अपन स्वपरागन को अच्छे से विस्तृत जानेंगे, उसके लाभ पढ़ेंगे, हानि पढ़ेंगे, बहुत कुछ इसमें। देखो पढ़ाई जो है बेटा वो उसका अंत नहीं, और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे ना तो पूरी चीज समझ में आ जाएगी। तो ये इसका परागन का शुरुआती वीडियो था। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो आएंगे आपके कि आप स्वपरागन क्या होता है, ठीक है, फिर स्वपरागन के लाभ आएंगे, हानि आएगी। ठीक है भैया, स्वपरागन किस तरह होता है, स्वपरागन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है नहीं पड़ती है, ठीक है, बाह्य माध्यम की कोई आवश्यकता होगी नहीं होगी, इस तरह परपरागन के लाभ हानि आएंगे, फिर स्वपरागन और परपरागन में अंतर जानेंगे। ये सारी चीजें कंप्लीट करने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़े ही इंटरेस्टिंग आपके लिए वीडियो में लेकर आता हूं ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।